भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में अब जब कभी भी बैंकिंग घोटाले की बात होगी तो आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर का नाम इसमें जरूर लिया जाएगा। ये वही चंदा कोचर हैं जिन्हें कभी देश की सबसे प्रभावशाली महिला बैंकरों में गिना जाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट है। एक अपीली ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उन्हें रिश्वतखोरी और नैतिक उल्लंघन का दोषी करार दिया है। आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया और बदले में उनके पति दीपक कोचर की कंपनी को इससे 64 करोड़ रुपए की रिश्वत में मिली है। ये पूरा का पूरा मामला क्लासिक क्विक प्रो को यानी कि तू मुझे फायदा दे मैं तुझे फायदा दूंगा की डेफिनेशन बन चुका है। इस मामले में अब कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या देश की बैंकिंग सिस्टम अंदर से इतनी सड़ चुकी है या बड़े कॉर्पोरेट लोन के पीछे कोई गहरा खेल होता है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्या बैंकों की टॉप लीडरशिप की अगर मिलीभगत होती है तो आम जनता की जमा पूंजी को दांव पर लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। साल था 2009 जब वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक से 300 करोड़ रुपए का लोन पास हुआ और उस समय चंदा कोचर लोन मंजूरी कमेटी की मेंबर थी। लेकिन उन्होंने एक अहम बात छुपाई थी कि उनके पति दीपक कोचर की वीडियोकॉन ग्रुप से कारोबारी साझेदारी थी और अब यही बात पूरे घोटाले की जड़ बन चुकी है। इस मामले में जांच और सबूतों की बात करें तो ईडी ने इस लेन देन की जांच की है और पाया है कि वीडियोकॉन की एक सहयोगी कंपनी ने दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल को सीधे 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और ये पैसा उस लोन की मंजूरी से ठीक एक दिन बाद ट्रांसफर हुआ था। ट्रिब्यूनल ने इस ट्रांजैक्शन को रिश्वत की संज्ञा दी है और कहा है कि यह साफ तौर पर अंदरूनी मिलीभगत का मामला है। भले ही कंपनी का मालिकाना हक कागजी तौर पर वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के पास था, लेकिन असली कंट्रोल दीपक कोचर के पास था और वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इस मामले की जांच 2016 में शुरू हुई थी जब दोनों फर्मों वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक में एक निवेशक अरविंद गुप्ता ने लोन अनियमितताओं के बारे में चिंता जाहिर की थी। अरविंद गुप्ता ने आरबीआई से लेकर यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बारे में पत्र लिखा था, लेकिन उस वक्त उनकी शिकायत पर कोई भी गौर नहीं किया गया। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन को दिए गए लोन के जरिए चंदा कोचर और दीपक कोचर ने ये पूरा फ्रॉड किया। ये लोन बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल दिया गया। इस मामले में दंपति के खिलाफ सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और आयकर विभाग ने जांच शुरू की। इसमें साल 2012 में वीडियोकॉन को दिए गए 3,250 करोड़ रुपए का लोन शामिल है। आरोपों के मुताबिक वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स में वीडियोकॉन को लोन मिलने के बाद करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। लोन को एक कमेटी की तरफ से भी मंजूरी दी गई थी जिसमें चंदा कोचर भी एक मेंबर थी। अक्टूबर 2018 में इस मामले को लेकर चंदा को इस्तीफा भी देना पड़ा था। वहीं 24 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज हुई टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ। शिकायत के बाद कई एजेंसियों का ध्यान इस ओर गया और हालांकि उस महीने बैंक ने बयान जारी किया और कहा कि उन्हें चंदा कोचर पर पूरी तरीके से भरोसा है। वीडियोकॉन ग्रुप के लोन पास करने में चंदा की कथित भूमिका की जांच के बाद यह बयान दिया गया था। एजेंसी अपनी जांच करती रही और बैंक पर बढ़ रहे प्रेशर के बाद बैंकों ने भी इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दी। इसके बाद सीबीआई ने 24 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में चंदा और दीपक कोचर को 78 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिसे 2020 में एक दूसरी अथॉरिटी ने छोड़ दिया था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने ईडी के दावे को सही ठहराते हुए इस फैसले को पलट दिया है और संपत्ति को जब्त करना सही ठहराया है। 2020 में दीपक को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। 2022 में सीबीआई ने चंदा और दीपक को गिरफ्तार किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। अब मौजूदा फैसले से चंदा कोचर के खिलाफ जांच और ज्यादा सख्त हो सकती है। ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2020 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कोचर फैमिली को 78 करोड़ रुपए की संपत्ति को छोड़ने का आदेश दिया गया था। ट्रिब्यूनल का कहना है निचली अदालतों ने अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या निजी फायदे के लिए देश की बड़ी बैंकें भी जो नियम हैं उनको तोड़ सकती हैं? जब पत्नी बैंक के टॉप पोस्ट पर हो और पति उन्हीं कर्ज लेने वालों में शामिल हो तो क्या वो रिश्वत ले सकता है? और क्या ये हितों के साथ टकराव नहीं माना जा सकता? और क्या सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां हैं कि बड़े अधिकारी भी इससे बच नहीं सकते हैं?
देखा जाए तो ये सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की मेहनत की कमाई की कहानी है जो बैंकों पर भरोसा करते हैं। अगर ऐसे घोटाले होते रहे तो ना केवल बैंकों की साख गिरेगी, बल्कि आम आदमी का भरोसा भी कम होता जाएगा। लेकिन ये मामला ये भी दिखाता है कि अगर जांच एजेंसियां और ट्रिब्यूनल ईमानदारी से काम करे तो कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, सच को दबाया नहीं जा सकता है। चंदा कोचर एक समय में एक प्रेरणा बनी हुई थी, लेकिन आज के समय में वो एक चेतावनी है कि नैतिकता से समझौता करने की जो कीमत है, वो बहुत भारी होती है। उस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।